बात 11 मार्च 2021 की है। गुरुवार का दिन अमेरिका के रोड आइलैंड शहर में जिम बेली एक मेटल डिटेक्टर पकड़े जमीन की सतह पर फहरा रहे थे। पिछली बार इसी जगह पर जिम को 18वीं सदी के कुछ जूते के बकल मिले थे। इस बार भी डिटेक्टर खनका और कुछ सिक्के मिले। इनमें अरेबिक भाषा में लिखा हुआ था। रिसर्च के बाद पता चला इन सिक्कों को साल 1693 में यमन में ढाला गया था। सवाल उठा कि ये सिक्के अमेरिका तक कैसे पहुंचे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जब अमेरिका में बसावट शुरू की तो उनके और मिडिल ईस्ट के बीच ट्रेड के कोई सबूत नहीं थे। ये ट्रेड इसके काफ़ी बाद में शुरू हुआ था। जिम ने थोड़ी और रिसर्च से पता लगाने की कोशिश की तो सामने आई एक हैरतअंगेज कहानी एक समुद्री लुटेरे की, जिसने मुगल बादशाह औरंगजेब के खजाने से 900 करोड़ यानी आज के हिसाब से लूटे और हवा में गायब हो गया। इस लूट को इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री लूट माना जाता है। इस लूट से औरंगजेब इतना आग बबूला हुए कि उन्होंने सीधे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गर्दन पकड़ी। लुटेरे के सर पर करोड़ों का इनाम रखा गया। लंदन से लेकर अमेरिका तक लुटेरे को खोजने की कोशिश हुई। इतिहास में पहली बार हो रहा था कि इतने बड़े पैमाने पर किसी की खोज की जा रही थी। इसके बावजूद लुटेरा कभी हाथ नहीं आया। 2021 में जब इस लूट के सिक्के अमेरिका में मिले तो कहानी का एक और पहलू सामने आया। पता चला कि मुगल खजाने को लॉन्डर करने के लिए अश्वेत गुलामों के कारोबार का सहारा लिया गया था। कौन था ये लुटेरा और कैसे मुगल खजाने की लूट को अंजाम दिया गया, आइए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 11 अगस्त है और आज की तारीख का संबंध है एक समुद्री लूट से। कहानी की शुरुआत होती है 1659 में इंग्लैंड के प्लेमथ शहर से। यहाँ पैदाइश हुई हेनरी एवरी की। एवरी बड़ा हुआ तो उसने ब्रिटिश रॉयल नेवी में नौकरी कर ली। यहाँ से फारिग होने के बाद हेनरी गुलामों के व्यापार में घुस गया। साल 1693 में उसे नौकरी का एक और ऑफर मिला। लंदन का एक रईस हुआ करता था जेम्स हबलिन। हबलिन ने अपनी एक फ्लीट बनाई और स्पेन के राजा से व्यापार का लाइसेंस हासिल कर लिया। इस फ्लीट को वेस्ट इंडीज जाना था, लेकिन स्पेन पहुंचते ही हबलिन की फ्लीट को रोक दिया गया। यहाँ आगे के सफर के लिए दस्तावेज बनने थे, लेकिन इस काम में महीनों लग गए। इस बीच फ्लीट में काम करने वाले लोगों को न तनख्वाह मिली न ढंग का खाना पीना। शिप पर काम करने वालों में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। हेनरी ने इस गुस्से का फायदा उठाया। उसने कुछ लोगों को अपने साथ मिलाया और बगावत कर दी। 7 मई 1694 को हेनरी ने जहाज पर कब्जा किया और रात के अंधेरे में समंदर में गायब हो गया। उसके साथ शिप पर 85 लोग थे। उसने इन लोगों से वादा किया कि अगर वो उसका साथ दें तो वो भारत पहुंचकर ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों को लूटेंगे और खूब पैसा बनाएंगे। हेनरी को शिप का कप्तान बना दिया गया। उसने अपने शिप का नया नाम रखा द फैंसी नाम का ये जहाज़ अफ्रीका के कोस्ट से होते हुए हिंद महासागर में पहुंचा। रास्ते में इन्होंने कई व्यापारी जहाज़ों को लूटा और कई लोगों को शिप पर भर्ती भी कर लिया। जहाज़ में काम करने वालों की संख्या अब 184 हो चुकी थी, लेकिन हेनरी को और लोगों की ज़रूरत थी। 1695 आते आते उसने 5 और पायरेट जहाज़ों को अपने साथ शामिल कर लिया। अब उसके पास 440 आदमी और 6 जहाज़ों की एक फ्लीट थी। यमन के पास लाल सागर में पेरिम नाम का एक द्वीप पड़ता है। हेनरी ने इस द्वीप को अपना ठिकाना बनाया। ये जगह एक खास मकसद से चुनी गई थी, क्योंकि ये रास्ता था सूरत से मक्का का। हर साल एक खास वक्त पर मुगल जहाज़ों का एक बेड़ा इस रास्ते से गुजरता था। 25 जहाज़ों के इस बेड़े में मक्का तक हज पर जाने वाले लोग हुआ करते थे। साथ ही सूरत से सामान भी भेजा जाता था ताकि मिडिल ईस्ट में बेचा जा सके। इस बेड़े का सबसे बड़ा जहाज़ था गंजे सवाई। 1600 टन के इस जहाज पर 80 तोपें लगी हुई थी और 600 से ज्यादा लोग इस पर काम करते थे। एक ट्रिविया ये भी, इस जहाज को अकबर की बेगम मरियम उस जमानी ने बनवाया था। मुगल फ्लीट में गंज सवाई के पीछे रहता था फतेह मोहम्मद। 600 टन का एक जहाज जो खास गंजे सवाई की हिफाजत के लिए पीछे पीछे चलता था। हेनरी एवरी का पायरेट बेड़ा पेरिम में इन जहाजों का इंतजार कर रहा था। हेनरी चाहता था कि वापस लौटते हुए जहाज़ों को लूटा जाए, क्योंकि लौटते हुए जहाज़ सामान बेचकर आते थे और उनमें सोने के सिक्के भरे होते थे। एक रात मुगल बेड़ा पेरिम से गुजरा, लेकिन रात के अंधेरे में लुटेरे उसे देख नहीं पाए। जैसे ही सुबह इस बात का पता चला, ये लोग मुगल बेड़े के पीछे लग गए। हेनरी के पायरेट बेड़े में 6 जहाज़ थे। द फैंसी, जिसका कप्तान खुद हेनरी था, डॉल्फिन, जिसका कप्तान था रिचर्ड वॉन्ट,
पोर्ट्समथ एडवेंचर जहाज का कप्तान था जोसेफ फेरो, चौथा जहाज था एमिटी जिसका कप्तान एक मशहूर समुद्री डाकू थॉमस ट्यू था, पांचवा जहाज था पर्ल जिसके कप्तान का नाम विलियम मेस था, छठा और आखिरी जहाज था सुजैना और इसका कप्तान था थॉमस वेक। ये 6 जहाज मुगल बेड़े के पीछे हो लिए। डॉल्फिन की रफ्तार कम थी इसलिए उसे जलाकर उसके लोग एवरी के जहाज पर चढ़ गए। सबसे आगे था एमिटी जो 3 दिन बाद फतेह मोहम्मद के नजदीक पहुंचा और दोनों में लड़ाई होनी शुरू हुई। फतेह मोहम्मद की फायर पावर ज्यादा थी इसलिए एमिटी उसके सामने टिक नहीं सका। उसका कप्तान थॉमस ट्यू मारा गया और बाकी लोग बंदी बना लिए गए। एमिटी के बाद पोर्ट्समथ एडवेंचर और पर्ल ने फतेह मोहम्मद पर हमला किया। फतेह मोहम्मद पर सवार लोग लड़ते लड़ते थक चुके थे इसलिए उन्होंने बिना कोई हमला किए हथियार डाल दिए। एवरी ने अपने लोगों को छुड़ा और फतेह मोहम्मद को लूट लिया। इस हमले में लुटेरों के हाथ करोड़ों की दौलत लगी लेकिन हेनरी इससे संतुष्ट नहीं हुआ। उसने गंज सवाई का पीछा किया। दोनों जहाज़ों की मुलाकात हुई जब गंज सवाई सूरत से 8 दिन की दूरी पर था। पीछे पीछे पर्ल और पोर्ट्समथ एडवेंचर भी आए। हमला शुरू हुआ। गंज सवाई में 80 तोपें थी लेकिन उस दिन किस्मत हेनरी पर मेहरबान थी। पहले हमले में गंज सवाई की एक तोप में धमाका हो गया और शिप पर आग लग गई। गंज सवाई के 40 तोपची मारे गए। इससे मची भगदड़ का फायदा उठाकर लुटेरे शिप पर चढ़ गए। 3 घंटे ये लड़ाई चली और उसके बाद एवरी ने शिप पर कब्जा कर लिया। मुगल इतिहासकार मोहम्मद हासिम कफी खान इस घटना का ब्यौरा लिखते हुए बताते हैं, जैसे एवरी के आदमी शिप पर चढ़े, कप्तान मोहम्मद इब्राहिम शिप छोड़कर नीचे चला गया और छुप गया। उसने गुलाम लड़कियों को अपने बदले लड़ने के लिए भेजा। मोहम्मद हासिम के अनुसार अगर कप्तान ने जरा भी हिम्मत दिखाई होती तो उन्हें हार का मुंह नहीं देखना पड़ता। बहरहाल शिप पर कब्जा होते ही एवरी के लोगों ने सोने की खोज करनी शुरू कर दी। शिप पर मौजूद लोगों को टॉर्चर किया गया। शिप पर हज पर जाने वाली कई औरतें भी थीं। कई दिनों तक उनके साथ रेप किया गया। कई औरतों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए समंदर में छलांग लगा दी। जो बच गई उन्हें लुटेरे अपने साथ ले गए और साथ ही मुगल खजाना भी ले गए जिसकी कीमत आज के हिसाब से 900 करोड़ के आसपास थी। कई जगह ये जिक्र आता है कि उस शिप पर औरंगजेब की एक रिश्तेदार भी थी, उसके साथ भी बदसलूकी की गई। जहाज को लूटने के बाद उसे भारत के लिए रवाना कर दिया गया। इसके बाद एवरी और बाकियों ने लूट को आपस में बांटा और अपने अपने रास्ते हो लिए। इधर जहाज सूरत पहुंचा। खबर औरंगजेब तक पहुंची तो वो आग बबूला हो गए। खासकर हज कर लौट रहे लोगों के साथ हुई हरकत ने उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को तब सूरत सहित कुछ पोर्ट्स पर व्यापार की परमिशन मिली थी। उन्होंने तुरंत कंपनी की 4 फैक्ट्रियों पर ताला लगवा दिया और फौज को आदेश दिया कि बॉम्बे पोर्ट पर हमला कर अंग्रेजों को हमेशा हमेशा के लिए भारत से खदेड़ दिया जाए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इस लूट में सीधा हाथ नहीं था लेकिन मुगल अधिकारी मानते थे कि कंपनी के बेईमान अधिकारियों ने उनके शिप्स की जानकारी लुटेरों तक पहुंचाई है। इधर ईस्ट इंडिया कंपनी की हालत वैसे ही खस्ता चल रही थी। कंपनी का रेवेन्यू लगातार ड्रॉप हो रहा था। उन्होंने डर के मारे औरंगजेब को खुश करने के लिए वादा किया कि वो पूरे नुकसान की भरपाई करेंगे। बात इंग्लैंड तक पहुंची। ब्रिटिश सरकार ने एवरी और उसके साथियों पर आज के हिसाब से 2 करोड़ रुपए का इनाम रखा। यूरोप का हर बाउंटी हंटर अब हेनरी एवरी और उसके साथियों की तलाश में था। 1696 में ब्रिटिश सरकार को पता चला कि एवरी अटलांटिक में छिपा है। उसके 30 साथियों को पकड़ लिया गया और आज ही के दिन यानी 11 अगस्त 1696 को 5 लोगों को इस मामले में फांसी दी गई लेकिन एवरी का कुछ पता नहीं चला। 709 में एवरी का एक संस्मरण छपा। इसके अनुसार एवरी मेडागास्कर में एक पायरेट किंगडम का राजा बना हुआ था। ऐसी कहानियां पब्लिक में खूब चली लेकिन कभी कोई प्रमाण नहीं मिला। आने वाले सालों में कई लोगों ने दावा किया कि एवरी भेस बदलकर ब्रिटेन लौटा और मरते दम तक वहीं रहा। कुछ ने कहा कि वो मुफलिसी की मौत मरा था। एवरी ने जो खजाना लूटा था उसके कुछ सिक्के अमेरिका तक पहुंचे। इस बात का पता चला जब 2014 से 2021 के बीच अमेरिका के 3 शहरों में सिक्के मिले। रिसर्च में सामने आया कि एवरी ने लूट के बाद अपने जहाज को छोड़ दिया था और वो बाद में सीफ्लावर नाम के एक जहाज में चढ़ गया था। 1696 में ये जहाज अश्वेत गुलामों को लेकर अमेरिका के रोड आइलैंड पहुंचा और आगे जाकर ये इलाका गुलामों के व्यापार का एक मेजर हब बन गया। रिसर्च में ये बात भी सामने आई कि अमेरिकी कॉलोनियां समुद्री लुटेरों का बेस थी और लुटे हुए माल को लॉन्डर करने के लिए स्लेव ट्रेड में खपाया जाता था। हालांकि एवरी का क्या हुआ इसको लेकर कभी कुछ प्रमाण सामने नहीं आया। उसका नाम किंवदंतियों में शुमार हो गया। उसके नाम पर कई गाने लिखे गए। ब्रिटिश नाटककारों ने उसकी कहानी पर नाटक बनाए। लेटेस्ट रेफरेंस के लिए एवरी की कहानी ब्रिटिश सीरियल डॉक्टर हू में शामिल की गई थी और वीडियो गेम के शौकीन इस नाम को अनचार्टेड अ थीव्स एंड से रिलेट कर सकते हैं। एवरी की कहानी ही इस गेम का मुख्य बैकड्रॉप है। हेनरी एवरी और गंज सवाई पर
हुए हमले के बारे में और जानना चाहते तो एक किताब पढ़ सकते हैं। नाम है एनिमी ऑफ ऑल मैनकाइंड, अ ट्रू स्टोरी ऑफ पायरेसी, पावर एंड हिस्ट्रीज फर्स्ट ग्लोबल मैनहंट। लेखक हैं स्टीवन जॉनसन। आज का तारीख यहीं खत्म होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।